आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुझाव दिया कि पहले बिना छड़ी से ठीक से खड़ा होना सीखे। केसीआर ने जहीराबाद में एक बैठक के दौरान एक बयान में कहा था कि वह वापस आने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर वास्तव में जोरदार हमला करेंगे और वह राज्य में विकास पर नजर रख रहे हैं। लोगों ने फार्म हाउस शासन को प्राथमिकता दी या लोगों के शासन को, इस पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोल के संदर्भ में केसीआर के जवाब में रेवंत रेड्डी ने इसकी तुलना बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और राखी सावंत के बीच हुए पोल से करते हुए कहा कि राखी सावंत निश्चित रूप से वह पोल जीतेंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केसीआर को अपने फार्म हाउस से बात करने के बजाय विधानसभा में आने की चुनौती दी। रेवंत ने कहा केसीआर कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई कृषि ऋण माफी पर अपनी पार्टी के नेताओं से झूठ बोल रहे हैं। अगर वह विधानसभा में आए तो मैं गंगवार आंकड़े बता सकता हूं कि पूरे राज्य में कितने कर्ज माफ किए गए हैं। केसीआर को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए विधानसभा में आना चाहिए। विपक्षी बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के 8 सांसद चुने जाने के बावजूद तेलंगाना को केंद्रीय बजट में शून्य फंड मिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि यह बजट है या बजट उपेक्षा। लोकसभा चुनावों में बीआरएस को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने राज्य के कुल 17 सीटों में से 8 सीटें जीती, जबकि एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपना हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र बरकरार रखा। फिल्म अभिनेताओं और एंकरों के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कुछ शर्मनाक क्षणों का सामना करना पड़ा जब लोग उनका नाम याद करने में विफल रहे। यह 5 जनवरी को वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन में हुआ था, जब एंकर बाला आदित्य मुख्यमंत्री का नाम याद करने में विफल रहे और उन्हें किरण कुमार रेड्डी कहा। अब टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष टी जग्गा रेड्डी भी मुख्यमंत्री का नाम याद करने में चूक गए और उन्हें किरण कुमार रेड्डी कह दिया। गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जग्गा रेड्डी पिछले 1 साल में कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन के बारे में बोल रहे थे। जग्गा रेड्डी ने कहा, पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने अच्छा प्रदर्शन किया और राज्य में निवेश प्राप्त किया है। वही जग्गा रेड्डी द्वारा मुख्यमंत्री का नाम याद न रख पाने पर उन्हें किरण कुमार रेड्डी कहने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में हुए पूरे एपिसोड को लेकर एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी चीफ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर उनके विस्तृत असहमति नोट को समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना हटा दिया। समिति के सदस्य ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर 231 पेज का असहमति नोट दिया था, जिसे हाल ही में लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया था। उन्होंने अध्यक्ष पर रिपोर्ट के संबंध में दिए गए असहमति नोट को बदलने के लिए प्रक्रिया के नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि मैंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था। यह चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। उन्होंने कहा, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जैसी रिपोर्ट चाहते थे वैसी रिपोर्ट तैयार करवा ली, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को क्यों दबाया गया? चूँकि उन्होंने मेरी रिपोर्ट को बदलने के लिए एक नियम का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं जल्द ही अपना पूरा असहमति नोट जनता को पढ़ने के लिए जारी करूँगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा विधेयक पर इस रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 के बहुमत से स्वीकार कर लिया। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। कुछ कांग्रेस विधायकों की गुप्त बैठक की खबर सामने आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज कमांड कंट्रोल सेंटर में कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। यह स्पष्ट नहीं है कि यह पार्टी की बैठक है या आधिकारिक समीक्षा बैठक है, क्योंकि अधिकारियों को बैठक में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया। हालांकि सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय बजट समीक्षा, एमएलसी चुनाव की तैयारी और अन्य मुद्दों सहित कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए कल रात बैठक को अंतिम रूप दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, यह एक सामान्य बैठक है, इसे आपात बैठक नहीं बल्कि शुक्रवार रात को अंतिम रूप दिया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री रविवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के लिए जाने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में वह केंद्रीय बजट घोषणाओं और अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करना चाहते थे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने भाजपा कार्यालय के क्षेत्र का नाम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी बल्लादिरी गद्दार के नाम पर रखने के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पलटवार किया और उन्हें याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने अतीत में कवि और लेखक का अपमान किया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तुच्छ राजनीति करने के बजाय 6 गारंटी और 420 फर्जी वादों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें। पद्म पुरस्कारों के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा अनुशंसित नामों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, जबकि केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया था कि गद्दार को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कैसे विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि जिस क्षेत्र में भाजपा कार्यालय स्थित है उसका नाम गद्दार के नाम पर रखा जाएगा। आज एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, कांग्रेस सीएम पर हंसने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सोचते हैं कि सड़क का नाम बदलना पद्म पुरस्कार न देने का एक प्रकार का बदला है, क्या यह बच्चों का खेल है? एर्नाकुलम में एक निजी स्कूल पर एक बच्चे द्वारा आत्महत्या करने के बाद बदमाशी के मामले को छिपाने का आरोप है, जिसमें अभिभावक द्वारा दर्ज की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया है। इससे पहले राजना पी.एम. नामक एक महिला ने तिरुवन्यूर स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल पर आरोप लगाया था कि वो अपने बेटे के साथ कैंपस में लगातार हो रही बदमाशी और रैगिंग को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसके बेटे को स्कूल और स्कूल बस में अत्यधिक शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 15 जनवरी 2025 को उसने आत्महत्या कर ली। एक आधिकारिक बयान में स्कूल ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित आरोप झूठे प्रचार थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने रैगिंग और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू किए हैं। स्कूल प्रशासन ने आगे कहा कि वे चल रही पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी भी घटना को छात्र की मौत से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है। राजना पी.एम. द्वारा स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के बाद बढ़ते आक्रोश के बीच यह बयान आया है। उसने दावा किया है कि उसे साथी छात्रों से गंभीर शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था, जिससे स्कूल के शौचालय में अपमानित होना भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि चैट का एक स्क्रीनशॉट सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर कुछ छात्र नस्लीय गाली के साथ उसकी मौत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़के ने स्कूल से लौटने के 1 घंटे बाद ही त्रिपुनिथुरा में अपने घर की 26वीं मंजिल से छलांग लगा दी। सोने की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को प्रति ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 61,840 रुपये हो गई, जिसमें से 960 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब 1 ग्राम सोने की कीमत 7,730 रुपये हो गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 8,433 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। यह इस साल की सबसे ऊंची कीमत है। 1 महीने पहले यानी 1 जनवरी 2025 को सोने की कीमत 57,200 रुपये थी। पिछले 1 महीने में सोने की कीमत में 4,640 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह काफ़ी तेजी को दर्शाता है। पिछले हफ्ते सोने की कीमत इतिहास में पहली बार 60,000 रुपये के पार चली गई। सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों में वैश्विक बाजार के रुझान, डॉलर रुपया या विनिमय दर और आयात शुल्क शामिल है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद सोने की कीमतों में तेजी आई है। सोने की पिछली रिकॉर्ड उच्च कीमत 31 अक्टूबर 2024 को 59,640 रुपये थी, लेकिन यह हालिया वृद्धि उस स्तर को पार कर गई है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते रहे, जबकि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को दोषी ठहराते रहे। दोनों में से किसी ने भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह चुनाव नेताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, आम लोगों के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इस देश की खासियत यह है कि ये लोकतंत्र है। जो संविधान बना वो सबके लिए सम्मान है। आपके पास, मेरे पास, नेताओं के पास ये वोट की शक्ति है। इससे आप अपने संविधान को मजबूत करेंगे या कमज़ोर करेंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपके वोट का बहुत महत्व है। वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि लोग गांव से आते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाते हैं। आज परिस्थिति यह है कि परिवार में 2 से 3 लोग काम करते हैं। आज परिस्थिति यह है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं और जो बात उठाते हैं, जिस महंगाई से आप जूझ रहे हैं उसकी बात नहीं करते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर सभी मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है।
राज्यपाल के हालिया आरोपों के बारे में पूछे जाने पर सीएम स्टालिन ने कहा कि रवि सभी मामलों में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं और यह सिर्फ एक या दो मुद्दों पर ही नहीं है। राज्यपाल रवि ने यह संग्रहालय परिसर में गांधी स्मृति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा था। वहीं राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए खोज समितियों में यूसीजी अध्यक्ष के नाम को शामिल करने की उनकी राज्यपाल मांग राजभवन और सरकार के बीच असहमति के हालिया मुद्दों में से थे। उत्तरी चेन्नई विकास योजनाओं से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं, राज्यपाल उसके प्रति विपरीत रुख अपना रहे हैं और वह ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है और इस पर 4 फरवरी को सुनवाई होगी। सीएम स्टालिन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आरएन रवि की तरफ से आयोजित पारंपरिक एट होम रिसेप्शन में हिस्सा नहीं लिया था। केंद्र के टंगस्टन खनन पहल को रद्द करवाने के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मदुरै का दौरा किया। इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। अब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत में इनकम टैक्स की दरें समय के साथ बदलती रही है, जो आर्थिक विकास और जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार होती है। इन दरों में वृद्धि या कमी का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टैक्स प्रणाली सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। वही आपको बता दें कि इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था। वही आगे उन्होंने कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह एक बड़ा कदम है जो मध्यम वर्ग के करदाताओं को सीधा लाभ पहुंचाएगा। नए स्लैब में निम्नलिखित दरें लागू होंगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।